नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों और पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया की चिंता पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पश्चिम एशिया में संघर्ष थमने की बढ़ी उम्मीद। गाजा में इजराइल हमास के बीच जल्द हो सकती है समझौते की घोषणा। 3 चरणों में लागू होगा समझौता। यूक्रेन का रूस पर ताबड़तोड़ हमला। रूसी सेना ने 200 ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। हमले में अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों के प्रयोग का रूस ने लगाया आरोप। नाटो का बाल्टिक सागर में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला। गश्ती विमान और नौसैनिक ड्रोन की होगी तैनाती। सागर में ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं के बाद उठाया कदम। उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के जल क्षेत्र में गिरी मिसाइल। इस साल का दूसरा परीक्षण। दक्षिण कोरिया के सहयोगी देशों ने सक्रिय किया निगरानी तंत्र। नाइजीरिया में बोको हराम के आतंकियों ने की 40 किसानों की हत्या। डुम्बा समुदाय पर हुआ हमला। इलाके में इस्लामी खिलाफत स्थापित करना चाहता है बोको हराम। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सशस्त्र आतंकियों ने पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया है। इस खबर से जहां पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, वहीं पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली है। इस सबके बीच पाकिस्तानी मूल के जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता का कहना है कि पाकिस्तान सेना के कुछ तत्व परमाणु तकनीक से जुड़ी जानकारी अन्य देशों को बेचने में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा एक अरसे से वैश्विक समुदाय को चिंतित करती आई है और इस चिंता की जायज वजह भी है। कारण है आतंक को पालने पोसने वाली पाकिस्तान की राजनीति। अब एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला संगीन है। इस बार पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण की खबर है। घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मरवत की है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सशस्त्र आतंकियों ने यूरेनियम खनन परियोजना से जुड़े इन सभी लोगों को उठा लिया है। इस घटना के बाद पाकिस्तान तो हमेशा की तरह चुप्पी साध गया, लेकिन स्थानीय मीडिया में कुछ जानकारियां छन छन करा रही हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना जब ऑपरेशन करके इनका पता लगाने में नाकाम हो गई तो टीटीपी से लेन देन की वार्ता पर उतर आई है। वहीं पाकिस्तानी मूल के जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा इस घटना के पीछे गहरी साजिश की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ तत्व परमाणु तकनीक से जुड़ी जानकारी अन्य देशों को बेचने में लगे हैं, इसलिए अपहरण का खेल खेला गया है। अमजद अयूब मिर्जा ने सवाल उठाया है कि टीटीपी इतने सुरक्षित यूरेनियम खनन क्षेत्र में कैसे पहुंची। हमले के समय पाकिस्तानी सेना ने प्रतिरोध क्यों नहीं किया। इतने बड़े अपहरण कांड के दौरान एक भी गोली कैसे नहीं चली। खैबर पख्तूनख्वा में हुई ये घटना इस क्षेत्र में पहले से जारी तनाव को और बढ़ाने वाली है। हालिया दिनों में अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद बिगड़ चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे की सीमा में घुसकर हमले भी किए, जिनसे संबंधों में खटास बढ़ गई है। खींचतान का केंद्र अफगानिस्तान का वाखान बना हुआ है। ये पट्टी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान को डर है कि चीन और अफगान तालिबान के बीच अगर रणनीतिक सहमति बन गई तो चीन अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इसी पट्टी के रास्ते मध्य एशिया तक ले जा सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को चीन से मिल रही भारी वित्तीय सहायता का रास्ता बंद हो जाएगा। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बात करने के लिए। विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं, 16 परमाणु वैज्ञानिक जो पाकिस्तान के हैं उनका अपहरण कर लिया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। कितना बड़ा खतरा है ये और कितनी बड़ी चिंता है दुनिया के लिए? देखिए, जहां तक मुझे अभी जानकारी है 16 में से 8 लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं, लेकिन 8 कर्मचारी अभी भी अपहृत हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो कर्मचारी हैं जो यूरेनियम खनन के लिए जाने वाले थे। कई ऐसी भी रिपोर्टें आ रही हैं कि उन्होंने यूरेनियम भी कुछ कब्जे में ले लिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि अगर ये कर्मचारी भी उनके पास हैं और यूरेनियम भी उनके पास है तो डर्टी बॉम्ब बनाना उनके लिए एक बच्चों का खेल बन जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो कि रेडियो एक्टिव हो उसको एक कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव के साथ बना के जोड़कर एक बड़ी आसानी से एक डर्टी बॉम्ब तैयार किया जाता है, जो कि विश्व के लिए, पूरे संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान का मीडिया, जो जो ऑफिशियल मीडिया है, वो इसके बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ये और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इसको बोलने से विश्व जनमत के सामने पाकिस्तान की जो छवि है, जो पहले ही से काफी धूमिल है, और ज्यादा धूमिल हो जाएगी। यानी कि पाकिस्तान का मीडिया भी नहीं बोल रहा, पाकिस्तान सरकार की ओर से भी इस पर कोई इस तरह का कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, पाकिस्तान बिल्कुल चुप है। इस सब के बीच अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके पास जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 8 अभी भी जो परमाणु वैज्ञानिक हैं वो उनके पास मौजूद हैं, यूरेनियम वहाँ पर मौजूद है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की चिंता है या पूरी दुनिया के लिए ये एक चिंता पैदा करता है? देखिए, एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि ये हमें समझना चाहिए कि परमाणु बम बनाना तो किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के लिए आसान नहीं है, लेकिन डर्टी बम बनाना किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के लिए बच्चों का खेल है। क्योंकि डर्टी बम क्या है, आप एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेकर एक सामान्य एक्सप्लोजिव के साथ जोड़ देते हैं, जिससे कि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है फैल जाता है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, और उससे काफी लोगों को नुकसान होता है, तुरंत भी होता है और धीरे धीरे भी होता रहता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी काफी समय तक रहती है। ये बहुत ही खतरनाक बम है, जो कि कोई भी जो आतंकवादी संगठन है इसका प्रयोग कर सकता है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि तालिबान के साथ जुड़ी हुई है सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से, जो एक वैश्विक अमीरात बनाने की स्थापना करने का जिसका संकल्प है, तो ऐसे आतंकवादी संगठन के पास अगर ये यूरेनियम भी आ जाता है और इस तरीके के वैज्ञानिक भी आ जाते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। इस सब के बीच जिस तरह के हालात इस इलाके में बने हुए हैं, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, इन जगहों पे जिस तरह से पख्तूनों के साथ, बलूचों के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है वहाँ पर इनके मूवमेंट के कारण। ये पाकिस्तान कहाँ असफल है इस इलाके को लेकर के? देखिए, सवाल ये है कि पाकिस्तान की स्थापना ही एक गलत विचारधारा के ऊपर हुई, और उन्होंने जब से पाकिस्तान स्थापित हुआ उन्होंने सोचा कि शायद एक मजहब की आइडेंटिटी लेकर हम जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं उनको खत्म करने में सफल हो जाएंगे। तो उन्होंने 47 से ही लोगों को कहा कि आप पंजाबी नहीं हो, आप पख्तून नहीं हो, बलोच नहीं हो, सिंधी नहीं हो, आप मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो। दुर्भाग्य से ऐसा चलता नहीं है। और क्या है कि पख्तून अपने आप को पख्तून बोलते हैं, जैसे वली खान ने कहा था कि हम हजारों सालों से पख्तून हैं, और कुछ 600-700 साल से हम मुसलमान हैं, और करीब 60-70 साल से हम पाकिस्तानी हैं। तो पख्तून जो आइडेंटिटी है उनके लिए वो प्राथमिक आइडेंटिटी है, प्राथमिक पहचान है उनकी। उसी तरीके से बलोचों ने कहा हुआ है, नवाब अकबर मुफ्ती ने भी कुछ इस तरीके का ही वक्तव्य दिया था। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं इनको पाकिस्तान सबस्यूम करने की कोशिश करता है, और इसी के कारण यहाँ की जो जनमानस है उसमें आक्रोश है। साथ ही साथ बलूचिस्तान के केस में ये स्थिति है कि बलूचिस्तान में जो प्रगति है वो बिल्कुल नगण्य के बराबर है। सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद, खनिज संपदा से लैस होने के बावजूद वहां पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। लोग अभी भी गरीबी में रह रहे हैं, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, वहाँ पे कोई पीने की पानी की सुविधा नहीं है, और बिजली अभी भी वहाँ पे कई जगहों पे नहीं होती। तो जिस तरीके के हालात हैं, लोगों को लग रहा है कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत है ये किसी उनकी हुकूमत ना होकर एक औपनिवेशिक हुकूमत है जो उनके ऊपर राज कर रही है।
इस सब के बीच अगर ये हम जानकारी भी दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को वखान कॉरिडोर के बारे में, इसको लेकर के पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? पाकिस्तान का डर क्या है वखान कॉरिडोर को लेकर के? देखिए, वखान कॉरिडोर जो है कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है और इसे हमें समझना चाहिए। वखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान और जो मध्य एशिया के राज्य हैं उनके बीच में अफगानिस्तान का एक टुकड़ा है। ये जो है कॉलोनियल टाइम्स में अंग्रेजों और रूस ने इस तरीके से बनाया गया था जिससे कि ब्रिटिश इंडिया की सीमाएं जो है उस वक्त के रूस से टच ना हो, और इसके लिए बीच में एक बफर स्टेट बनाया गया था अफगानिस्तान। अब इस इलाके में वखान में जिस तरीके से कट्टरपंथिता बढ़ती चली जा रही है, अब वखान कॉरिडोर वो इलाका है जो चीन के जिंजियांग को भी छूता है, और यहाँ पे जो ETIM और उइगुर जो आतंकवादी हैं या जो उइगुर जो पृथकतावादी संगठन है वो सब यहाँ पे बहुत एक्टिव है। और ये वो इलाका है जहां से पाकिस्तान के ऊपर आसानी से हमले किए जा सकते हैं, विशेषकर जो गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके जहां पे कि जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से जम्मू कश्मीर के कब्जे में ले रखे हैं, वहां पे भी हमला किया जा सकता है, जहां पे कि जनमानस पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ है। साथ ही साथ इसके साथ चित्राल का इलाका है जहां पे कि गैर मुस्लिम संप्रदाय रहते हैं, कलाश काफिर जिन्हें कहते हैं, और उनके ऊपर पहले इस तरीके के कट्टरपंथी संगठनों ने हमले किए हुए हैं। तो एक यहाँ पे एक ऐसा वातावरण है जहां पे कि इस तरीके के कट्टरपंथी संगठन जो है पाकिस्तान के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी खतरा बन सकते हैं, और साथ ही साथ जो इनका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उसको भी नुकसान। इस सब के बीच इस तरह की भी खबरें हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर अफगान तालिबान के साथ चीन के संबंध अच्छे हो गए तो वखान कॉरिडोर का उपयोग करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हाशिए में धकेल दिया जाएगा। जो वहाँ पर कार्य हो रहे हैं जिसके लिए काफ़ी चीनी बजट वहाँ पर आता है, ये सब आना बंद हो जाएगा। ये कितना वाजिब है पाकिस्तान की ये चिंता? देखिए, चीन आज की तारीख में पाकिस्तान से काफी परेशान है और चीन पाकिस्तान संबंध जो है काफी तनावपूर्ण स्थिति में जा रहे हैं। चीन के विदेश विभाग ने एक बार ये भी कहा है कि जो चीनी नागरिक हैं पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा का जिम्मा चीन को मिलना चाहिए और चीन को स्टेक मिलना चाहिए उनकी सुरक्षा में। तो चीन के जो सरकार है वो पाकिस्तान के रवैये से बड़ी नाराज है जिस तरीके से चीनी नागरिकों पर हमले हुए। साथ ही साथ चीन ने ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढे हैं। चीन ने मध्य एशिया के मार्ग से ईरान तक जाने के लिए एक रेलवे लाइन स्थापित कर ली है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अगर सफल नहीं होगा तो चीन के पास कोई विकल्प नहीं है। पर साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर जो इन्होंने काफी खनिज जो जिसको ये हार्नेस करना चाहते हैं, जो मिनरल्स हैं, उसके लिए ये वखान कॉरिडोर के माध्यम से रास्ता बनाने की सोच रहे हैं जो इनको फैसिलिटेट करेगा कि चीन को पाकिस्तान के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये जो चिंता है ये इनको काफी घबरा रही है क्योंकि अफगान तालिबान ने काफी हद तक चीन से भी संबंध स्थापित कर लिए हैं, और अगर इनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान का जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का। आलोक जी, एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा कि जो ये खबर है परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण की, पाकिस्तान को क्या इस पर खुल के नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता है और इस पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दूसरे देशों को भी अपने साथ लेना चाहिए? क्या कुछ कहेंगे संक्षेप में? देखिए, बोलना तो चाहिए। हकीकत तो यह है कि अगर किसी भी देश के नागरिकों के साथ कुछ इस तरीके की घटना होती है तो उस देश को इसको दिखाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से एक कोशिश ये रही है कि अपने गलत कदमों को, अपनी जो कमजोरियां हैं उनको छिपाने की कोशिश करे। अगर आपको याद हो 71 के युद्ध में पाकिस्तान के आवाम को यह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की सेना जीत रही है और उसके बाद अचानक ढाका में आत्मसमर्पण हो जाता है, और इसका कितना बड़ा शॉक लगा होगा वहां के आवाम को, ये आप समझ सकते हैं। तो यही कोशिश आज भी हो रही है कि लोगों को ना बताया जाए कि क्या स्थिति है, किस तरीके से परमाणु वैज्ञानिक अपहृत हो रहे हैं, किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इनको छुपाया जा रहा है, सिर्फ देश के नागरिकों से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, जिससे कि पाकिस्तान की ओर लोग उंगली ना उठाएं। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम भी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे
ये सारे बाजी लोड़ी दिल बधाइयां आज रह के जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां ओ असली मसाले सच सच MDH सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गाजा में हमास और इजराइल के बीच जल्द युद्ध विराम हो सकता है। अमेरिका, जॉर्डन और कतर की मध्यस्थता में चल रहे इस संघर्ष विराम समझौते पर दोनों पक्ष लगभग राजी हो गए हैं। ये दावा कतर की ओर से किया गया है। इस सबके बीच संघर्ष विराम समझौते का रोड मैप भी मीडिया में लीक हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हमास की घुप अंधेरी सुरंगों में जबरन ठूंस दिए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई और गाजा पर बरसते बमों के जल्द रुक जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। बंधकों को छोड़े जाने के बदले संघर्ष विराम के लिए इजराइल और हमास के बीच समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कतर की मध्यस्थता में हुई बातचीत में तय हुए मसौदे को दोनों पक्षों को भेज दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता बेहद करीब है। हमास ने समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। कतर की राजधानी दोहा में समझौते की परतों को अंतिम रूप देने के लिए आज फिर बातचीत हो रही है। यह पहली बार है जब हमास और इजराइल के अधिकारी एक इमारत में बैठकर बातचीत की। इजराइल की ओर से बताया गया कि वार्ता अंतिम चरण में है और कुछ घंटों या दिनों में नतीजा सामने आ सकता है। समझौते के प्रावधान के तहत पहले दिन हमास 3 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बाद इजराइल आबादी वाले क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देगा। 7 दिन बाद 4 अन्य बंधकों को छोड़ा जाएगा। फिर इजराइल दक्षिणी क्षेत्र से विस्थापितों को उत्तर की ओर जाने की अनुमति देगा। इजरायली सेना फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में रहेगी और 42 दिनों के पहले चरण के दौरान पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर 800 मीटर तक बफर जोन बनाए रखेगी। हमास कुल 34 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इनमें से करीब 90 कैदी ऐसे हैं जो 15 साल या उससे ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। इस संघर्ष विराम समझौते के दूसरे और तीसरे चरण के लिए बातचीत पहले चरण के 16वें दिन शुरू होगी। समझौते को अंतिम मंजूरी के लिए इजराइल की कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर ने सरकार की तरफ से युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताने की सूरत में इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने वित्त मंत्री से भी अपने साथ आने की अपील की है। अब देखना होगा कि कैबिनेट से समझौता प्रस्ताव पास हो पाता है या नहीं। उधर अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर 20 जनवरी को उनके पदभार ग्रहण करने से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमास की घुप अंधेरी सुरंगों में जबरन। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। आलोक जी, अब ये जो खबरें आ रही हैं
कतर की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस बातचीत के बाद और उन्होंने कहा कि अब लगभग जो विवादास्पद मुद्दे थे वो सुलझा लिए गए हैं, दोनों पक्षों को फाइनल ड्राफ्ट दे दिया गया है और उनका कहना है कि अब जल्द से जल्द ये युद्ध विराम हो सकता है वहाँ पर। कितना ज़रूरी था ये युद्ध विराम और क्या कुछ आपको लगता है कि अब ये युद्ध विराम वहाँ पर हो जाएगा या अभी भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, युद्ध विराम तो बहुत आवश्यक था क्योंकि जिस तरीके से जान और माल की हानि हो रही थी, तो ये मेरे हिसाब से मानवीय मूल्यों का काफी हद तक संहार हो रहा था। काफी बड़ी संख्या में निरपराध मर रहे थे और जिस तरीके से इजरायली बंधक इतने लंबे समय से बंधक बना के रखे गए थे, ये उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तो ये जो एक समझौता है जिसे कतार ने अमेरिका और जॉर्डन के साथ मिलकर तैयार किया है, ये काफी हद तक दोनों ओर की जो चिंताएं थी उनका समाधान करता है। ये इजराइल के लिए एक बफर जोन तैयार कर रखा है जिससे कि अब इजराइल पे तुरंत कोई हमला ना हो सके। इजरायली बंधकों को छोड़ने का इसने रास्ता अख्तियार किया है और साथ ही साथ जो फिलिस्तीनी बंधक, उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से इजरायली जेलों में बंद हैं, तो उनको छोड़ने का भी प्रावधान रखा है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो समझौता है दोनों ओर की प्रमुख चिंताओं को का समाधान करता है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों ही ओर कुछ ऐसे गुट रहेंगे जो इससे खुश नहीं होंगे। जैसे इजराइल की कैबिनेट में आपने देखा कि ऑलरेडी इसका विरोध शुरू हो गया है और अगर ये विरोध बढ़ता चला गया तो ये शायद आगे ना बढ़ पाए। उसी तरीके से हो सकता है कि हमास से भी कोई ब्रेकअवे फैक्शन निकल जाए या कोई और अन्य गुट फिलिस्तीनियों के हों जो इस समझौते का विरोध करें, कि उनको लगे कि इसमें जो है फिलिस्तीनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा। और इन सब के ऊपर जो ट्रंप का दबाव है कि ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, ये सोचकर और भी ज्यादा एक दबाव सा बना हुआ है, एक मानसिक दबाव बना हुआ है इनके ऊपर। तो ये कहना कि ये समझौता पूरी तरह से हो जाएगा, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है। लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद आज दिख रही है इस समझौते के माध्यम से, जिसका मसौदा आपने बताया। तो ये जो मसौदा है ये मेरे हिसाब से काफी बैलेंस्ड है और काफी हद तक दोनों ओर की जो चिंताएं हैं उनका कुछ हद तक समाधान करता है। बिल्कुल आलोक जी, काफ़ी अच्छी ये एक खबर है और काफ़ी इससे उम्मीद भी बनती है। भारत उन देशों में है जो काफ़ी लंबे समय से ये बोल रहा था कि भाई आप आपस में बैठिए, बातचीत कीजिए और युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है, बातचीत और डिप्लोमेसी समाधान है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात को बोल चुके थे और अब ये जो खबर आ रही है वाकई एक अच्छी खबर है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल, जैसे कि आपने भी बताया कि दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अभी इजरायली कैबिनेट के एक मंत्री के बारे में हम बता रहे थे कि उनका ये कहना था कि अगर ये युद्ध विराम होता है तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। ऐसे ही दूसरे पक्ष में भी इस तरह के लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में जो बाहरी दबाव है, जो बाहरी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, वो किस तरह का है, वो कितना कारगर होगा? देखिए, बाहरी अंतर्राष्ट्रीय दबाव विशेषकर राष्ट्रपति बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन का तो इजराइल के ऊपर काफी है कि आपको जो है युद्ध विराम के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है और युद्ध विराम आना चाहिए। लेकिन इसका कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है। किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए अगर लगता है कि जनसाधारण और जन आकांक्षाएं जो है इस अकॉर्ड के खिलाफ है, तो उसके लिए एक अच्छा मौका बन जाता है कि इस समय अपने पद को छोड़ दे और लोगों को इस तरीके से भड़काने की कोशिश की जाए। क्योंकि हर जगह आप देखेंगे कि कुछ चरमपंथी राजनीतिज्ञ होंगे दोनों ही तरफ, जो चाहेंगे कि इस जंग से अपना फायदा बनाएं, अपनी रोटियां सेक सकें और लोगों को भड़का सकें। तो अब ये निर्भर करता है कि क्या होता है आगे, कितने लोग उनके साथ जाते हैं, ये कहना थोड़ा अभी मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये संभावना प्रबल है। इजराइल में तो आपने देख ही लिया, हमास चूंकि एक आतंकवादी संगठन है, वहां पे इस तरीके की चीजें तुरंत आपको नहीं सुनाई पड़ेंगी। हो सकता है समय के बाद ये पता चले, तो हमें देखना पड़ेगा इसके। इस सब के बीच एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से ये कदम उठाए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अचानक पिछले एक हफ्ते में जो बातचीत है, जो संघर्ष विराम की बातचीत है, वो काफ़ी तेज़ हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और साथ ही साथ क्या इजराइल को लगता है कि उसने अपने मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव है वो पा लिए हैं? देखिए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हद तक तो पा लिए हैं, पूरी तरह से तो
कभी भी सैनिक इस समस्या का सैन्य समाधान नहीं है। दूसरी चीज आपको ये भी समझनी चाहिए कि इजराइल इस वक्त ओवरस्ट्रेच्ड है, उत्तर से लेके दक्षिण तक हर तरफ ओवरस्ट्रेच्ड है, और इजराइल एक छोटा राष्ट्र है, उसके जो संसाधन है वो भी सीमित है। तो उसके लिए भी आवश्यक है कि एक समाधान हो, क्योंकि आप कब तक लड़ सकते हो, आपकी अर्थव्यवस्था, आपके संसाधनों पर भी एक दबाव बन रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आवश्यक है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो अभी तक एक हॉकिश पोजीशन दिखा रहे थे, जो पहले काफी लोकप्रिय नहीं थे, अब काफी लोकप्रिय हो गए हैं इस युद्ध के चलते, तो वो चाहें कि अब युद्ध विराम हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है आलोक जी, हम भी आशा करते हैं कि जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, इसमें जल्द से जल्द वहाँ पर युद्ध विराम हो और पश्चिम एशिया में शांति आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। यूक्रेन ने रूस के अंदर हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ब्रांस के सीमावर्ती क्षेत्रों रोस्टोव, समारा, वोरोनेज, ओरियोल और कजान के साथ साथ पश्चिमी रूस के सेराटोव और तुला जैसे इलाकों को निशाना बनाया। रूस ने जहां यूक्रेन पर अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों के उपयोग का आरोप लगाया, वहीं कई इलाकों में ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया। इन इलाकों में यूक्रेनी हमलों के कारण हवाई सेवाएं और स्कूलों को भी स्थगित कर दिया गया। नाटो देश बाल्टिक सागर में फ्रिगेट, गश्ती विमान और नौसैनिक ड्रोन तैनात करेंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से बाल्टिक सागर में बिजली और दूरसंचार केबल और गैस पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं को देखते हुए नाटो गठबंधन ने ये कदम उठाया है। संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों ने नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी बोर्नो राज्य में डुम्बा समुदाय पर हमले में 40 किसानों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी सशस्त्र समूह बोको हराम और उसकी शाखा इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस से संबंधित थे, जो 2009 से पूर्वोत्तर नाइजीरिया में घातक विद्रोह कर रहे हैं। इसमें लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और हजारों लोग मारे गए हैं, जिसका केंद्र बोर्नो है। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपने पूर्वी तट से कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी है। इसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने से कुछ दिन पहले प्योंगयांग के नवीनतम शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। सियोल के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि मिसाइलों ने चीन की सीमा के पास जगांग प्रांत से सुबह उड़ान भरने के बाद लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय की है। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने मंगलवार को निलंबित राष्ट्रपति यूंग सुक योल के महाभियोग मुकदमे को कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित कर दिया, क्योंकि योल अदालत में उपस्थित नहीं हुए। योन के वकील ने कहा कि राष्ट्रपति कई हफ्तों से सियोल में अपनी पहाड़ी विला में फंसे हुए हैं और अधिकारियों द्वारा उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश के चलते वो अदालत में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल चीन ने फिलीपींस के समुद्री आर्थिक क्षेत्र में एक बड़ा तटरक्षक जहाज तैनात किया है। फिलीपींस ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे फिलीपींस के मछुआरों को डराने और उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। फिलीपींस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जोनाथन मलाया ने बीजिंग से जहाज को वापस बुलाने को कहा।